मुख्तार अंसारी की मौत का सच क्या है, उत्तर प्रदेश की सियासत की असली तस्वीर क्या कहती है, सारी खबर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा और वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं आपसे कि एक भी आज की बड़ी खबर आपसे छूटने नहीं दूंगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री का यह इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब मैं बात आपकी करता हूं, मैं पक्ष विपक्ष की बात कहानी आपको सुनाता हूं, लेकिन बात जब देश की होती है तो नेशन फर्स्ट होता है। इसलिए प्रधानमंत्री का विजन 2047 को लेकर क्या है, बिल गेट्स वाले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने किन बड़ी बातों पर फोकस किया है, प्रधानमंत्री कहना क्या चाह रहे हैं, 2047 की तरफ कौन सा इशारा देना चाह रहे हैं, 2047 को लेकर पीएम मोदी का विजन क्या है, कैसे यह देश विकसित भारत बन जाएगा 2047 तक। और यकीन मानिए 2047 तक अगर भारत विकसित देश बनता है तो हम सब इसके लाभार्थी होंगे। तो आइए प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आपको दिखाते हैं और इसको डिटेल से समझाते भी हैं। न सिर्फ इंटरव्यू बल्कि इंटरव्यू का विश्लेषण, क्लियर विश्लेषण। प्रधानमंत्री के घर पर बिल गेट्स की आज पीएम मोदी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान दोनों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री कई बार बातें कर चुके हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री आवास पर आज बिल गेट्स पहुंचे, तो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने के बाद वहां पर पीएम आवास पर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिल गेट्स का स्वागत करने के लिए आए, लेकिन बिल गेट्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल रेवोल्यूशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला उत्थान समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने बताया कि आखिरकार विजन क्या है इस देश का, यह देश को किस दिशा में जाना चाहता है। बिल गेट्स के सवालों का जवाब पीएम मोदी ने अपने विजन और भारत को 2047 में विकसित बनाने वाले मिशन के लिहाज से दिया। तो आपको पीएम मोदी का इंटरव्यू दिखाते हैं और अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आपको दिखाएंगे और उस हिस्से का एक एक करके डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहला इंटरव्यू देखिए। System that improves health. And our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India that we'll be a partner in trying to take that into many other countries. आपकी बात सही है। जब मैं इंडोनेशिया में भी G20 में गया था तो दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया है। और तब मैं उनको समझाता था, एक तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है कि किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी, ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यू एडिशन करेगी वो करती चलेगी, ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए। जैसे 10 डॉक्टर होते हैं, सब MBBS होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास ज्यादा लोग जाते हैं क्योंकि उसका भरोसा बन गया है। अब जिस यूपीआई की बात पीएम कह रहे हैं, आज दुनिया भर में यूपीआई की चर्चा है, इसका फैक्ट चेक करते हैं। इसे कई देश पेमेंट सिस्टम के लिए अपना चुके हैं। ये सेफ है, सुरक्षित है, इसका इस्तेमाल सुरक्षित है और यही वजह है कि तेजी से पूरी दुनिया में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है। अभी पेमेंट के लिए वीजा और मास्टर कार्ड का दुनिया भर में दबदबा है, साथ ही उनके पास स्विफ्ट सिस्टम भी है जो पेमेंट का बड़ा माध्यम है। वहीं चीन अपने पेमेंट एप्स के साथ यूनियन पे और CIPS यानी कि क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम जैसे कार्ड नेटवर्क के सहारे अपना दबदबा बढ़ा रहा है। इस ओर में भारत इस रेस में फिलहाल तीसरे नंबर पर है, लेकिन यूपीआई का अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर मैं इसके आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े आपके सामने रखे। 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, और आज इसकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है और इसी का नतीजा है कि आज मलेशिया में यूपीआई इस्तेमाल किया जा रहा है, आज सिंगापुर में यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में से लॉन्च कर दिया गया है, कनाडा में लॉन्च कर दिया गया है, हांगकांग, ओमान में से लॉन्च कर दिया गया है, कतर, अमेरिका, फ्रांस में से लॉन्च कर दिया गया है, सऊदी अरब, नेपाल, भूटान और ब्रिटेन जैसे देशों में यूपीआई सिस्टम चल रहा है। अब इसमें नया नाम श्रीलंका और मॉरिशस का भी जुड़ गया है। यह भारत की ताकत है, सॉफ्ट पावर, जो न सिर्फ कूटनीति के लिहाज से बल्कि आर्थिक लिहाज से भी मजबूत होती जा रही है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। भारत तेजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है और उसमें लीड भी कर रहा है। मिशन 2047 को लेकर पीएम मोदी ने इस पर क्या कुछ कहा, बिल गेट्स से आपको सुनवाते हैं। एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेस में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता हूँ।
पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है। लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। और दूसरी पर एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ। टीचर की जो कमियां हैं उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है, तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ ताकि बच्चों को लगना चाहिए। और मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही अब वो आपके सामने रखते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का कल्चर, ऑनलाइन एग्रीकल्चर का कल्चर और साथ ही साथ ऑनलाइन टेलीमेडिसिन का कल्चर, यानी कि ऑनलाइन अस्पताल का कल्चर। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी जिस आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात कर रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में कारगर साबित हो रही है। इसमें टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल वरदान साबित हो रहा है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, अब मैं ये आपको बताता हूं। इसमें हर अस्पताल में डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अगर हर बूथ की बात करें, हर आयुष्मान मंदिर की बात करें जिसका जिक्र पीएम कर रहे हैं, वहां पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। डॉक्टर वीडियो कॉल, फोन कॉल और चैट से मरीजों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट देखकर दवाइयां प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इससे लोगों को टेक्नोलॉजी के सहारे जल्द न सिर्फ उपचार मिलती है बल्कि बीमारी से जल्द निजात भी मिलती है और राहत भी मिलती है। हेल्थ सेक्टर में टेलीमेडिसिन एक वरदान साबित हो रहा है, जिसे अब धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में तेजी से अडॉप्ट किया जा रहा है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिल गेट्स जो खुद टेक्नोलॉजी के दुनिया के दिग्गज हैं, जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, वो खुद मोदी के विजन को जानने के लिए उत्सुक नजर आए। पीएम मोदी टेक्नोलॉजी को हर एक व्यक्ति तक किस तरह पहुंचा रहे हैं, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है, नमो ड्रोन दीदी। इसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ। और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं इन ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। अब प्रधानमंत्री जिस ड्रोन दीदी योजना की बात कर रहे हैं उसे भी आपको समझाते हैं। 2022 में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई। मकसद यह था कि 1 लाख महिलाओं को 5 साल में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य। कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस योजना को लागू किया गया। आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश और महिलाओं के हाथ में एक हुनर देने की कोशिश। चयनित महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की 15 दिन की ट्रेनिंग और हर महीने सैलरी के रूप में 15,000 रुपए देने की कोशिश। ये प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी योजना। अब पीएम मोदी ने 2047 के मिशन पर भी बातचीत की इस इंटरव्यू में बिल गेट्स के साथ, और इसमें सबसे जरूरी पॉइंट जो निकल कर आया वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने फायदे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने नुकसान हैं। और प्रधानमंत्री की बातचीत सुनने के पहले आपको
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता देते हैं। वैसे तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन आसान भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कंप्यूटर जब इंसानी दिमाग की नकल करता है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नई है और इसके विकास की बहुत सारी गुंजाइश है। कहते हैं आसमान कब बढ़ जाएगा। इस टेक्नोलॉजी में किसी सॉफ्टवेयर या फिर मशीन को कमांड दी जाती है और उसका आउटपुट एक इंसानी सोच की तरह बाहर आता है। जैसे चैट जीटीपी से हम लेटर लिखवा सकते हैं, निबंध लिखवा सकते हैं, एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं। इसी तरह से एआई टूल मार्केट में कई तरह के टूल हैं जिनका इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जा सकता है। आजकल आपने देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि नए गानों को पुराने सिंगर्स की आवाज में गवाया जा रहा है। तो सवाल नंबर 4 आपके सामने रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बिल गेट्स ने जो सवाल पूछा उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आपने सही कहा, एआई का महत्व बहुत है। मैंने अभी एक प्रयोग किया। मैं काशी तमिल संगमम में कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे। तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने एआई का उपयोग किया। मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना एआई के द्वारा। आई एम यूजिंग माई नमो ऐप और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। टेक द सेल्फी। Okay. Yes. Wow. So you can see. Wow. Not only this, since last 20 years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था, कोई फोटो मांगता था, देते थे। आज मैं कहता हूँ भाई तुम एआई पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपको आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो भी मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कंफर्ट लेवल देना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है। जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीजें जोड़ देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में, सकारात्मक विचारों के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पीएम मोदी किस तरह से नमो ऐप में करते हैं, इसका लाइव डेमो भी बिल गेट्स को दिखाया। बिल गेट्स देखकर चौंक गए। लेकिन इसकी चैलेंजेस क्या हैं, इसका दूसरा पक्ष क्या है, यह कितना खतरनाक हो सकता है, इसे लेकर भी इस इंटरव्यू में बातचीत हुई। आपको ये वाला पार्ट दिखाते हैं। देखिए, एआई ने जो चैलेंजेस खड़ी की है वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज़ है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज़ नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूँगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज़ डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज़ डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड है और ये सोर्स है। ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। तो एआई के लिए डूज एंड डोंट्स के बारे में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने डीप फेक का भी जिक्र किया, जिसके जरिए हाल में कई सेलिब्रिटीज के फेक वीडियोस बनाए गए, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस पर चर्चा भी खूब हुई थी और खबर इंडिया बोल रहा है में मैंने आपको दिखाई दी।
डीप फेक वीडियो या ऑडियो बनती कैसे है वो भी मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं। दरअसल होता क्या है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे होता है वो आपको दिखाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से डीप फेक वीडियो और ऑडियो बनाई जाती है। एक एल्गोरिदम पर काम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी भी व्यक्ति के रियल वीडियो से लर्निंग ली जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद इसे कॉपी कर लेता है। लर्निंग के बाद दूसरे वीडियो में उसी सेम इंटेलिजेंस को अप्लाई कर दिया जाता है और इस तरह से वीडियो तैयार हो जाती है। डीप फेक वीडियो कितना खतरनाक हो सकता है, जिस ओर प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि उस पर भी नजर डालनी बहुत जरूरी है। 2023 में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा फेक वीडियोस अपलोड किए गए इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। अश्लील फोटो अपलोड के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, जहां एआई का इस्तेमाल हो रहा है। 2018 के बाद नकली अश्लील फोटोज की संख्या इंटरनेट पर 290% तक बढ़ गई है। कम उम्र की लड़कियों के ज्यादातर फेक फोटोज और वीडियोज एआई का इस्तेमाल कर डाले जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के पॉपुलर लोगों के भी फेक वीडियोज डीप फेक के जरिए बनाए जा रहे हैं और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल का शिकार हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, एक तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके खतरे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि देश के मिडिल क्लास और गरीबों के लिए सरकार अलग अलग प्लान ऑफ एक्शन बनाने पर विचार कर रही है, जो प्रधानमंत्री के 47 के विजन से जुड़ा हुआ है। आपको सुनवाते हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि मैं ऐसी सरकार चलाना चाहता हूँ एज फार एज मध्यम वर्गीय जो वर्ग है उसकी जिंदगी से सरकार बाहर निकल जाए, उसकी जिंदगी में सरकार की कोई ज़रूरत ही ना हो। जो गरीब है जिसको सरकार की ज़रूरत है वहाँ सरकार भरपूर हो, लेकिन जिसको कोई ज़रूरत नहीं बिना कारण सरकार जा करके उसको कोई ये लाओ वो लाओ ये करो वो करो करती रहती है, तो वो बंद हो जाएगा। और इसलिए मेरी कोशिश ये है कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इसको करें। पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर बात करते हुए ग्रीन जीडीपी का भी जिक्र किया, जो दुनिया के लिए बिल्कुल नया शब्द है, जिसे सुनने के बाद बिल गेट्स ने इसे विस्तार से जानना चाहा। पीएम मोदी ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत, मुझे बहुत खुशी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हम काफ़ी काम, हम न्यूक्लियर के अंदर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तमिलनाडु में था तो हमने एक हाइड्रोजन से चलने वाली बोट मैंने वहाँ से रवाना की, जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री ये बोट काशी से अयोध्या के लिए चलाने के लिए मैंने सोचा है, ताकि क्लीन गंगा की मेरी जो मूवमेंट है उसको भी मदद मिलेगा। एनवायरनमेंट कॉन्शियस सोसाइटी के लिए भी वहाँ से एक मैसेजिंग होता रहेगा। हमारे यहाँ रीयूज, रिसाइकल ये हमारे नेचर में है। अब देखिए ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है, लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की भी विशेषता है। इसकी विशेषता ये है, जो टेलर के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है। फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है और 30-40% वेस्ट प्लास्टिक बोतल को लिया हुआ है और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है। मुझे लगता है कि हमने 2 pronged स्ट्रेटेजी की तरफ जाना चाहिए। एक तो है इनोवेशन, और इनोवेशन में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे हो, नेचर फ्रेंडली कैसे हो, उसमें इनोवेशन हो। भारत ने अभी अपने इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया है और यंग जनरेशन को हमने कहा है कि आप इनोवेशंस के लिए आइए। 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे और आप इनोवेशन कीजिए। 1 लाख करोड़ रुपए का जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उस पर आप रिसर्च करिए, इनोवेशन कीजिए। तो मैं एक तरफ उनको प्रोत्साहित करूँ, लेकिन दूसरी एक बात है जिसको गंभीरता से ले, और ये वो लाइफस्टाइल। और इसलिए मैंने मिशन लाइफ शुरू किया है। और मैं जब लाइफ कहता हूँ तब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल स्वीकार नहीं करते, प्रो नेचर हम जीवन नहीं जीते हैं, तो हम बाहरी कितने ही प्रयास क्यों न करें
हम नए नए इनोवेशन करेंगे, नई नई चीजें जोड़ते जाएंगे। हम अपनी जिंदगी को ऐसी कैसे बनाए? अब हमारा मुसीबत, मुझे ग्रीन जीडीपी से संबंधित आपकी चर्चाओं में बड़ा इंटरेस्ट है। मुझे इस बारे में कुछ बताइए। मैं तो कहता हूं दुनिया को ग्रीन जीडीपी के कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए कि भाई तुम्हारी टोटल जीडीपी में ग्रीन जीडीपी कितनी है, टोटल रोजगार में ग्रीन रोजगार कितने हैं। हम एक नया आखिर टर्मिनोलॉजी बदलनी चाहिए दुनिया की। तो मैं समझता हूं कि समस्या का समाधान हो सकता है। प्रधानमंत्री ने ग्रीन जीडीपी का जिक्र ऐसे ही नहीं किया है, वो पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि हर देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा ग्रीन जीडीपी होना चाहिए और उस देश को इसका आकलन करना चाहिए। उन्होंने 2030 तक देश के लिए कई ऐसे टारगेट सेट किए हैं जिसे कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए और नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करने में भारत दुनिया में सबसे आगे रहे। सबसे पहले पीएम मोदी का मिशन पंचामृत क्या है वो बताते हैं, उसके बाद नेट जीरो एमिशन क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट करना चाहते हैं। एनर्जी नीड का आधा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना चाहते हैं पीएम। CO2 उत्सर्जन 1 बिलियन टन तक कम करने का लक्ष्य रखा गया, यह पंचामृत योजना के अंतर्गत है। इसके अलावा कार्बन की तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य भी प्रधानमंत्री ने रखा है। और ये सब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया की सलामती के लिए भारत ये कदम उठा रहा है, प्रधानमंत्री ये कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का फोकस महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर भी है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने का अपना विजन भी आज सामने रखा। आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूं और मैं उनको कहना चाहता हूं इसमें भी आप लोकल रिसर्च कीजिए, वैक्सीन बनाइए और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूं और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही न रहे वो स्थिति पैदा करूं। उस दिशा में इन दिनों में काम कर रहा हूं। जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूं ताकि मेरी बच्चियों की जिंदगी बचे। प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में आत्मनिर्भर भारत की बात भी की। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं लोकल फॉर वोकल और लोकल को ग्लोबल बनाने में भी लगे हुए हैं, जिसमें स्टार्टअप इंडिया मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके साथ ही वो देश की संस्कृति, देश के प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करते हैं। ऐसा ही बिल गेट्स के साथ मुलाकात के दौरान भी देखने को मिला। अभी एक अंश आपने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जो जैकेट है, सदरी जो उन्होंने पहना हुआ है, वो रिन्यूएबल है और रिसाइकल करके बनाया गया है। उन्होंने देश के अलग अलग कोने से आई कई ऐसी चीजें आज बिल गेट्स को तोहफे में भी दी। आपको दिखाते हैं। G20 एक प्रकार से काफी दाएं बाएं चल रहा था और एक प्रकार से पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा काम वहाँ के फिशरमैन करते हैं। मैं गया था, मैंने सोचा आज आपको ये दिखाऊंगा भी और आपके लिए ले जाऊंगा। Very generous. Thanks so much. भारत में वैसे टेराकोटा एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन ये तमिलनाडु का आर्ट है। ये बहुत पॉपुलर होता है, मंदिरों में रहता है, घरों में भी रहता है, पूजा के लिए भी इसी प्रकार की विशेष चीज़ें बनाते हैं वहाँ। ये हैं पश्मीना स्क्राफ्ट है और ये हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर है कश्मीर में। ये केसर है, ये भी कश्मीर का है। सारा किसानों का ये पूरा वैल्यू एडिशन होता है और बहुत ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। ये हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल मेरा एक मूवमेंट चल रहा है और दूसरा मेरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कहीं भी विदेश जाता हूँ, मेहमानों को कुछ देना है तो किसी डिस्ट्रिक्ट के लेकर जाए, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग प्राउड फील करते हैं। ये दार्जिलिंग चाय है, ये नीलगिरी चाय, और मैंने देखा आपने चाय पे चर्चा की। That was fun. Yeah. और ये सारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल। तो मैं चाहूँगा ये सब आपको, मेरी यादें आपके साथ रहें। Yes, you're very generous. I look forward to that. It'll remind me of Thank you.